नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। आईसीआईसी बैंक में हुए फर्जीवाड़े की जांच करने बॉम्बे से रीवा पहुंची टीम। आईसीआईसी बैंक में तैनात मैनेजर राजेश यादव द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए करोड़ों रुपए की राशि का गबन कर अब फरार बताया जा रहा है। इधर 2 दर्जन से अधिक लोगों ने आईसीआईसी बैंक में हुई फ्रॉडगिरी और धोखाधड़ी की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई है। पसीने की कमाई को आईसीआईसी बैंक में तैनात बैंक मैनेजर रफा दफा कर फरार हुआ है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि घटना के कई दिनों बाद बॉम्बे व भोपाल से 2 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच करने रीवा पहुंच चुकी है, जो इस फर्जीवाड़े की जांच में जुटी हुई है और उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है जिनके साथ बैंक मैनेजर द्वारा फर्जीवाड़ा किया गया है। रीवा शहर के जयस्तंभ चौक के समीप संचालित प्राइवेट सेक्टर के एक बड़े बैंक में बैंक मैनेजर राजेश यादव द्वारा करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा बैंक उपभोक्ताओं के साथ किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटनाक्रम के बाद बैंक में जिन लोगों के अकाउंट्स हैं उन लोगों ने या जिन लोगों ने लोन लिया है उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई और इस फर्जीवाड़े से पूरे जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है। और जिन लोगों के पैसे का फर्जीवाड़ा हुआ है वो लोग अब पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने के बाद भी परेशान देखे जा रहे हैं। हालांकि अभी तक में जो बात सामने आई है उसमें करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े की जानकारी लगी है, लेकिन इस घटना के बाद परत दर परत कई लोग सामने आते जा रहे हैं जिसके साथ गोलमाल किया गया है। वहीं घटनाक्रम का दूसरा पहलू यह भी बताया जा रहा है कि कई दिनों तक बीत जाने के बाद भी अभी तक इस मामले में पुलिस प्रशासन व बैंक के जिम्मेदारों का भी खास रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। महज जांच के नाम पर लीपापोती का काम किया जा रहा है। आइए हम आपको उन लोगों से रूबरू कराते हैं जिनकी गाढ़ी कमाई आईसीआईसी बैंक मैनेजर द्वारा ऐंठी गई है। अधिकारी आए हैं, आ चुके थे कल ही, लेकिन कल किसी से मुलाकात नहीं की। आज मिलने के लिए बुलाया है सबको, और जिन जिन का पैसा है, जिन जिन के साथ फ्रॉड हुआ है, सबको अलग अलग बुला के और उनकी जानकारी लेके वापस उनको। मेरे सामने 25 से 30 आदमी आ चुके हैं। नंबर में इनका आसपास क्या दे रहे हैं आपको बैंक से, क्या फिर जानकारी करेंगे, देखेंगे, मालूम करेंगे। पूछते वो राजेश कहाँ है, तो राजेश हमको मालूम होता तो हम ही पकड़ लेते। हमारा काम थोड़ी राजेश को पकड़ना। आप कितने संतुष्ट हैं बैंक के अधिकारियों से? अभी कोई संतुष्ट नहीं। अभी हम तो खड़े हैं सुबह से भूखे प्यासे। हम तो घर भी अभी उनका कुछ नहीं। अभी बोले हम जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई आश्वासन नहीं, कुछ नहीं। 25 से 30 आदमी मेरे संपर्क में। मेरे हिसाब से 25-30 का ही करीबन 1 से ऊपर का चला गया, 1.5 करोड़ के ऊपर है। और बाकी फाइल इतनी बड़ी है, बाकी आदमी कोई आया नहीं अभी तक। मेरा नाम संदीप रोही। मेरी 10,68,500 की ठगी हुई जी। जांच अधिकारी आए हुए हैं बॉम्बे से, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया और पूरी उनको अपनी जो गुजरी इस बैंक के अंदर जो मेरे को साथ जो हुआ वो चीज़ मैंने बताया। तो उसके बाद उन्होंने जो कैशियर है उनको बुलाया और कैशियर से बात किया मेरे सामने ही कि हाँ भाई, आपने इनका चेक आया था तो 10,68,500 का, तो वो पैसा तुमने इनको दिया। उसने कबूला कि नहीं, मैंने इन्हें नहीं दिया। फिर उसके बाद उसने ये पूछा गया कि तुमने इनका पैसा कहाँ क्या किया। तब उसने ये बोला कि राजेश यादव ने 3 अकाउंट की जो डिपॉजिट पर्ची भरी थी उसमें इनका पैसा डाला गया। अब उस किसकी डिपॉजिट पर्ची थी, क्या था, मैंने बोला भी कि मुझे लिखित में चाहिए और वो करके चाहिए, लिखित में बयान के नाम पे मुझे लिखित इसका वो दिया जाए। तो अधिकारियों ने ये बताया कि ये इंटरनल जांच है, हम इसका ऑलरेडी बयान नोट कर लिए हैं और इंटरनल जांच में क्लियर हो गया है। आश्वासन दिया है बस, और कुछ नहीं, कि पैसा वापस हो जाएगा। आश्वासन दिया है ये चीज़ का, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ खास नहीं हुई। मेरे को अभी तक नहीं मिला है। आज कम से कम 7 दिन हो गया। 7 दिन बाद में भी बैंक ये बोल रही है कि हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे ही कुछ समझ में आता है तो हम बताते हैं। हाँ, बॉम्बे से अधिकारी आए हैं, वो बोल रहे हैं कि अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी आदमी आ रहे हैं उनसे मिल रहे हैं बस। नहीं, अभी तक कोई हमको कुछ क्लियर नहीं किया, केवल जांच हो रही है अभी बस। प्रेम प्रसंग के जाल में फंसे पति ने पत्नी को चाकू से घोंपा। घायल पत्नी संजय गांधी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती, जो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। जानकारी के मुताबिक पत्नी को चाकू मारने वाला आरोपी पति पुष्पेंद्र बंसल उर्फ पप्पू आदतन अपराधी बताया जाता है।
जिसके ऊपर ससुर की हत्या का भी केस दर्ज है। इतना ही नहीं, विगत 2018 में इसके ऊपर अपने पुत्र को मारकर फांसी में लटकाने का भी आरोप है। यह घटनाक्रम इसने प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़कर किया है। पति द्वारा पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसका इलाज संजय गांधी हॉस्पिटल के आईसीयू में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले रामेश्वर बंसल के पुत्र पुष्पेंद्र बंसल ने इसलिए अपनी पत्नी को चाकू से घोंपकर उसे जिंदगी और मौत से जूझने को मजबूर कर दिया, क्योंकि उसका चक्कर परिवार की किसी महिला के साथ चल रहा था। चाकू लगने से अस्पताल में भर्ती सुनीता बंसल की भाभी शगुन बंसल के मुताबिक पुष्पेंद्र का प्रेम प्रसंग उसकी भयाऊ से चल रहा है। इसी के चलते इसके पूर्व भी अपने पुत्र व ससुर के साथ गंभीर घटना कारित की गई थी, जिसके बाद इसका भी आरोप पुष्पेंद्र बंसल के ऊपर लगा था। सुनीता बंसल मेरा पति या ससुर सब आया। ससुर का नाम रामेश्वर बंसल और पति का नाम पुष्पेंद्र बंसल। ये देश लाभ काम करते हैं। इसमें आए सुबह मार के मेरे से भाग गए। अब ये जहाँ गए हैं मेरे को पता नहीं। हो गई ये मौत तड़के के मेरे पापा को भी मारे। वो मारे में 2 आदमी को और मारे। 2 आदमी बच गए, मेरे पापा को जान से खत्म कर दी। मेरे पति का नाम है पुष्पेंद्र बंसल, नवा तालाब की चौराहा। ये घटना हुई है, पहले अपने ससुर को मारा है, फिर ससुर से औरत को मार डाला है। ये बोलता है कि हम इंजीनियर हैं, हम पैसा कमाते हैं, हम अपने लड़के को छुड़ा लेंगे। रामेश्वर बोलता है, उसके पिताजी बोलते हैं, बोलते तुम मारते जाओ, हम छुड़ाते जाएंगे। उसके पति मारे पुष्पेंद्र बंसल, अपने औरत को मारे हैं। कारण यह है कि भ्याऊ को रखना चाहता है जी, वो इसकी भ्याऊ सब कुछ कराती है कि अपने औरत को मारो, हम है तो रहेंगे। आपके अपने औरत को मारो, ससुर को मार आए हो। आज 11 साल हो गए हमारे ससुर भी को रामपुर बगलान में भीतर घुस का मारा है। उसकी कार्रवाई कुछ नहीं है, पकड़ गया है, छुड़ा लिए हैं उसको। कहें कि छोड़ दो, हम पैसे 30,000 पाते हैं तो हम छुड़ा लेंगे। पति है, सब गुलाम है सर। हमारे नंद को मार के बिछा दिए, चाकू मार के। बताओ मर जाएगी कि ना मर जाएगी, उनके आगे पीछे कोई नहीं है सर। आपका क्या नाम है? हमारा शगुन बंसल नाम है, हम रामपुर बगलान का हैं। जिसको चाकू मारने को कौन है? हमारी नंद है, बड़ी नंद है। उनका नाम क्या है? सुनीता बंसल। पुलिस रक्षा समिति में शामिल लोगों ने सड़क में उतरकर उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि अगर मांग पूरी नहीं की गई तो सुरक्षा समिति के सदस्य कलेक्ट्रेट के सामने आत्मदाह करेंगे। पुलिस विभाग द्वारा ग्राम एवं नगर सुरक्षा समिति का गठन किया गया था, जिस समिति में शामिल प्रतिनिधियों को गांव व नगर की व्यवस्था, सुरक्षा एवं देखरेख का दायित्व सौंपा गया, जो पुलिस प्रशासन के साथ विगत कई वर्षों से निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। कोरोना काल में भी सुरक्षा समिति में शामिल लोगों ने अपना काम व जिम्मेदारी बड़ी ही ईमानदारी से निभाई है। इनका आरोप है कि आज तक न तो इन्हें किसी तरह का कोई मानदेय दिया गया, न ही अन्य सुविधाएं, बल्कि खाने खर्चे के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले फंड का भी कहीं अता पता नहीं है। इस बात से सुरक्षा समिति के सदस्यों में आक्रोश व्याप्त है। इसी बात को लेकर सैकड़ों की संख्या में समिति के सदस्य सड़क पर उतरे और विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। 1999 से 1999 से रक्षा समिति गठन हुआ और 2000 में लागू हुआ। हम लगभग 20 वर्ष से लगातार निरंतर पुलिस की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। हम लोगों की मांग ये है कि हम लोगों को वेतन दिया जाए, हम लोगों को काम दिया जाए। पुलिस विभाग क्या करती है, हम जब काम पड़ता है तो बुला लिया जाता है, उसके बाद मुझे भेज दिया जाता है, ना कोई वेतन ना कोई कुछ। और अधिनियम में लिखा हुआ स्वयंसेवी मतलब ये होता है स्वयं की इच्छा से कार्य करना, मगर मजदूर भी मजदूरी करता स्वयं की इच्छा से करता है। उसको वर्दी दी जाती है, पैसा दिया जाता है, खाना दिया जाता है। मजदूर को वर्दी नहीं दी जाती, मगर रक्षा समिति को वर्दी मिले, पद चिन्ह मिले, तो उसको दैनिक वेतन भोगी बनाए या परमानेंट का जितना काम कर रहे हैं उतना। हम लोग कोरोना ड्यूटी भी किए हैं अपना जान जोखिम में डाल के, और रक्षा समिति पूरी निष्क्रियता से, ईमानदारी से डकैत पकड़वाती है, अपराध पकड़वाती है। और जब हम लोग को अपराध पकड़ाते हैं तो कोई बुला लेते थाने में, ऐसा करवा दो, उसके बाद मुखबिर बना के गवाह बना छोड़ देती है। जबकि हम लोग पुलिस का अंग है, नगर सेना राजस्व का है, नगर सेना राजस्व चपरासी है, उसको थाने में अटैच किया गया। हम लोग पुलिस विभाग से बने हुए हैं, हम लोग को अलग कर दिया गया है और हम लोग को मिस यूज किया जाता है। जब ड्यूटी होती है बुला लेते उसको पहचानते भी नहीं है। रक्षा समिति 20 वर्षों से कार्य कर रही है। आशा कार्यकर्ता को, हर कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं से मानदेय मिलता है। खर्च जो भत्ता हम लोग को आता है 15 रुपये नाश्ते के लिए, 10 रुपये खाने के लिए, वो हमारे खाते में नहीं दिया जाता। थाने में मीटिंग भी नहीं होती, मीटिंग होती भी है दूर दूर से मीटिंग कर लेते हैं, किसी को बुलाते किसी नहीं बुलाते। और हम लोग को वेतन चाहिए और परमानेंट काम चाहिए। और पुलिस विभाग में काम करने के लिए शासन
बाधित हो, नहीं तो हम लोग अनशन प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आत्मदाह करेंगे, घटा समाधि करेंगे, जितना हम लोग से बन सकेगा हम लोग समाधि लेंगे। हम प्रशांत सोनी रक्षा समिति अनुभाग चौथा से कैप्टन हैं। हम आज जिसे ज्ञापन दे रहे हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं अपनी मांग को लेके। ये लास्ट ज्ञापन है, उसके बाद हम लोग कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से रिलीव लेंगे हम। पुलिस कंट्रोल रूम में एडीपीओ की बैठक संपन्न। विगत एक वर्ष में न्यायालय में आए अपराधों को लेकर की गई समीक्षा। न्यायालय, एडीपीओ व पुलिस विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक में प्रमुख रूप से गंभीर अपराधों में दोषी न्यायालय से भी बच निकल जाते हैं और उन्हें सजा नहीं होती। इसके पीछे पुलिस की कहीं न कहीं कमी रह जाती है। इन तमाम बातों पर विचार मंथन किया गया। आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान पास्को एक्ट, दुष्कर्म, SC/ST एक्ट, NDPC, हत्या जैसे गंभीर मामलों में आरोपियों को न्यायालय तक तो भेजा जाता है, परंतु कई कानूनी त्रुटियां होने की वजह से आरोपी दांव-पेच लगाकर उसका फायदा उठाते हुए इसका लाभ ले लेते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एडीपीओ व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित कर इस विषय पर विचार मंथन किया गया और आवश्यक निर्णय भी लिए गए हैं। आज आजी साहब ने डीपीओ, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर और पुलिस ऑफिसर्स की एक मीटिंग रखी थी, संयुक्त मीटिंग, जिसमें साल भर के जितने मामले डिस्पोजल हुए हैं उसमें कितनी सज़ा हुई, कितने मामले बरी हुए और बरी होने के क्या क्या कारण थे, उसमें हम लोग डिटेल में चर्चा किए। और सबके चर्चा उपरांत ये चीज़ें आई कि जिन मामलों में प्रकरण बरी हो रहे हैं उसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए भविष्य में अपना पक्ष मजबूत रखने के लिए हम लोगों ने उसमें भागीदारी की और इसके संबंध में बहुत जल्द फिर से मीटिंग होने वाली है। चावला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो विटनेस प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, लेकिन मामले ज़्यादा होने की वजह से पुलिस बल या शासन के द्वारा भी कोई विटनेस प्रोटेक्शन नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में अगर विटनेस प्रोटेक्शन नहीं हो रहा तो उनके हॉस्टाइल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उन पर कई तरह के दबाव भी पड़ते हैं। दूसरी बात देखा जाए तो कई बार इंटरिम कंपनसेशन या कुछ कंपनसेशन के मामले सेक्सुअल ऑफेंसेस में वो भी पूरी तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो विटनेसेस हैं और जो मामले के फरियादी हैं उनके हॉस्टाइल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस संबंध में भी हम लोगों की चर्चा की गई कि किसी तरीके से हॉस्टिलिटी को कम किया जाए, जिससे वो कोर्ट में आते हुए सही बातें बताएं, जो जैसा उन्होंने FIR कराते समय या पुलिस को विवेचना के समय बताया था उसी तरीके के बयान वो कोर्ट में भी दें, जिससे कि सज़ा का प्रतिशत बढ़ सके। पॉक्सो के मामले ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसमें से कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कि लव अफेयर से रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। लेकिन 18 वर्ष से जो भी कम के मामले हैं उसमें पॉक्सो एक्ट लगता है और पॉक्सो एक्ट में मेरे द्वारा ही पैरवी की जा रही है और सुचारू तरीके से पैरवी की जा रही है। उसमें पॉक्सो एक्ट में कन्विक्शन रेट भी ज़्यादा है। पॉक्सो एक्ट में भी मैं इंटरिम कंपनसेशन दिलाने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय से और DIG साहब से अभी बात किया है। और पॉक्सो एक्ट के जो मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें हम समाज में, पॉक्सो एक्ट की गाइडलाइंस में भी है कि समाज में जागरूकता फैलाना है और आरोपीगणों कोई भी व्यक्ति उनको बताना है कि आपका अगर इवन कोई लव अफेयर है, कुछ इस तरीके की है, तो विधि में ऐसी व्यवस्था है कि आप जो भी काम करें 18 वर्ष जब आप पूर्ण रूप से वयस्क हो जाएं उसके बाद ही करें। अगर इवन कंसेंट के बारे में का कोई भी सहमति जो 18 वर्ष के पहले दी गई है किसी बालक के द्वारा, वो सहमति की श्रेणी में नहीं आती है। परंतु हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और वो इस चीज़ को नहीं जानते हैं कि जो एक मैक्सिम है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। मतलब उनको ये नहीं मालूम है कि अगर कानून में कोई चीज़ है हमको नहीं मालूम है, वो बाद में हमारे लिए एक्सक्यूज नहीं बनेगी। तो उनको अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि 18 वर्ष के और पहले के कोई भी मामले हैं, इवन अगर कंसेंसुअल है, सहमति से है, वो भी सहमति नहीं मानी जाएगी। तो इस दिशा में भी माननीय कलेक्टर महोदय और अपने पुलिस विभाग के द्वारा और NGOs के द्वारा ये मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाने की आवश्यकता है, जिससे मतलब पॉक्सो एक्ट के मामलों में कमी है। मेरा नाम रविंद्र सिंह, DPO इंचार्ज रीवा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ
किराना प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। सभी हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। पता याद रखें, न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691585227। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। पकड़ा गया 5,000 रुपए का इनामी बदमाश। हत्या का प्रयास व लूट जैसे कई संगीन मामलों में विभिन्न थानों में अपराध काट रहे ऐसे शातिर इनामी बदमाश को अमैया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बीती रात सिरमौर चौराहे में दबिश देकर एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी गाड़ी में लाठी डंडे व अन्य सामान पुलिस ने बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ 307 सहित दर्जन भर से अधिक मामले दर्ज हैं। पकड़ा गया आरोपी ब्रिजेंद्र सिंह है, जो पन्ना का रहने वाला बताया गया है, जिसके ऊपर पुलिस विभाग द्वारा 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने की गई कार्यवाही के संबंध में बताया और कहा, आरोपी कई अवैध कारोबार में संलिप्त होना पाया गया है। ब्रिजेंद्र सिंह पन्ना पुराना अपराधी है। लगभग शहर में अभी तक जितना जानकारी में आया है 15 मामले दर्ज हैं, 307 के, जिसमें 3 मामले सम्मिलित हैं। हमारे यहाँ भी लगभग 5,000 का इनामी था, कई महीनों से फरार था। रात को सूचना मिली पुलिस अधीक्षक महोदय को, उन्होंने तत्काल टीम बनाई, हम लोगों को भेजा तो मौके पर ये मिल गया था, तो उसको गिरफ्तार करके मौके से लेके आए हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। सिरमौर चौराहे के पास रात को लगभग 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे की आसपास की घटना है, वहीं पर मिला था। नहीं, इसकी गाड़ी से हमको डंडे लाठियाँ वगैरह बरामद हुए हैं, जैसे किसी घटना को जो है कारित करने वाला हो, और कोई आर्म्स ऐसे बरामद नहीं हुए।